क्या क्या सर्विस, क्या चीज प्रोवाइड कर आपको रहे हैं आप इनको लोग? खिलाओ ना, बिठा के खिलाओ। आप एक बार खा के दिखाओ कि इसमें है क्या। इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई है, मोदी के नाम पे आए हैं। सब्जी के नाम पे क्या है इसमें ढूंढ लो। कच्चे आलू पूरी सब्जी है, पूरी ये फ्रेश खोल ली है। ये लो, ये लो। क्या खाएगा इससे आदमी? वो बिस्कुट दिए चाय के अंदर, बिल्कुल सड़े हुए बिस्कुट कि साला उबकाई आ जाए, उल्टी आ जाए उनको खा के। आप पैसा चार्ज कर रहे हैं कंपनी, द बेस्ट ट्रेन ऑफ आवर इंडिया। सब्जी के नाम पे पानी, देखिए जरा, ये आलू की सब्जी है, इसके नाम पे पानी है। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ढेले की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आज बड़ी ही रोचक कहानी सुनाएंगे। क्या हुआ जब श्री राम के नारों के बीच दिल्ली से चली एक ट्रेन। लेकिन पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हो जाए। अपने जर्नलिस्टिक करियर के प्रारंभ में जब मैं इंग्लिश की एक पत्रिका में अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, तभी मुझे एक ऐसी शिक्षा मिल गई थी जो आज तक मुझे याद है। वो ये कि आज की जिंदगी में पूरा ब्लैक और पूरा व्हाइट कुछ नहीं होता। एक पत्रकार जिस एंगल से चाहे अपनी खबर को पेश कर सकता है। हुआ ये कि जब मैं अपना पहला इंटरव्यू देने को गया तो कमरे में पत्रिका के एडिटर के साथ वरिष्ठ पत्रकार रहे योगेंद्र बाली जी बैठे थे। उनके लिए मैं केवल एक नौजवान था जो अपना करियर प्रारंभ करने के लिए नौकरी ढूंढ रहा था। योगेंद्र बाली जी ने मुझसे कहा कि मैं एक लेख लिख कर दिखाऊं कि मुसलमान जो घटोस में रहते हैं, यानी उनके अपने मोहल्ले हैं, ये कितना गलत है और इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं सोसाइटी पर। उस समय इंटरनेट तो था नहीं कि कुछ लिखने लायक पॉइंट्स मिल जाते वहां से। मैं रात को कलम और कागज लेकर बैठा, एक लेख लिखा, फिर सुबह कंप्यूटर पर टाइप किया और प्रिंट आउट लेकर पहुंच गया उस पत्रिका के दफ्तर में। उस समय ईमेल का जमाना भी नहीं आया था कि मेल से भेजती होती स्टोरी। आज भी कमरे में पत्रिका के एडिटर और योगेंद्र बाली जी बैठे थे। योगेंद्र बाली जी ने लेख को पढ़ा। लेख क्योंकि अच्छा था, उन्हें शायद लगा कि 25 वर्ष का ये नौजवान जो अपनी पहली नौकरी के लिए निकला है, उसने स्वयं ये लेख नहीं लिखा बल्कि किसी और से लिखवा लिया होगा। उन्होंने बोला भी कि तुमने नहीं लिखा है। मैंने कहा जी मैंने ही लिखा है, आप कुछ और लिखवा लीजिए। योगेंद्र बाली जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि एक और लेख लिखो कि मुसलमान जो घटोज में रहते हैं ये उनके लिए कितना अच्छा है, इसमें कितने लाभ हैं उनके लिए। मैं फिर रात को कलम और कागज लेकर बैठा, फिर एक लेख लिखा जो बिल्कुल विपरीत था उस लेख से जो एक दिन पहले लिखा था। सुबह लेख को टाइप किया और फिर लेकर पहुंच गया पत्रिका के ऑफिस। बाली जी ने लेख पढ़ा और उसी दिन मैं पत्रिका में सब एडिटर अपॉइंट हो गया, जहां 2-3 महीने काम करने के बाद मुझे चीफ सब एडिटर बना दिया गया। ये मेरे पत्रकारिता जीवन की शायद पहली सीख थी जो आज भी मुझे बार बार याद आती है। जब मैं एक ही पेपर के 2 आमने सामने के पेजेस पर 2 एकदम विपरीत विचारधारा के लेख देखता हूं। उदाहरण के रूप में 17 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में पेज 10 पर छपा हितेश जैन का लेख 1000 स्टेप्स बैक पेश कर सकते हैं, जिसके ठीक सामने पेज 11 पर जगदीप छोकर का लेख द वॉचफुल गार्जियन छपा है। दोनों लेखक एकदम विपरीत बातें अपनी अपनी दलीलों के साथ पेश कर रहे हैं। पहले बता दें कि हितेश जैन मुंबई बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और परिणाम लॉ एसोसिएट्स नाम की फर्म चलाते हैं, तो जगदीप छोकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के फाउंडर मेंबर है और वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह छिपाया नहीं जा सकता कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस सियासी पार्टी को कितनी रकम डोनेशन के रूप में दी है, यानी अब सबके सामने इस राज को खुलना होगा। हितेश जैन क्योंकि बीजेपी से जुड़े हैं, इसलिए उनके लेख का मूल आधार यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिफॉर्म्स पटरी से उतर जाएंगे, जबकि कोर्ट में मामले को लेकर जाने वाले जगदीप छोकर के लेख का सार यह था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आए फैसले से रूल ऑफ लॉ पर लोगों का यकीन बढ़ेगा। एकदम विपरीत बातें। अब आपको समझ आया कि आज जब विपरीत पक्ष में बात रखने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं, हम वही सुनते या पढ़ते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमारी अक्ल को भाता है या पहले से बनी हमारी समझ पर खरा उतरता है। हम में से अधिकतर ऐसे हैं जो अपनी विचारधारा के अनुसार आज किसी सिक्के का एक रुख पेश करते नजर आते हैं, तो कल वही लोग एकदम विपरीत रुख पेश करते दिखाई देते हैं, वही रुख जिसको पेश करके उनका लाभ पूरा हो रहा है। और उदाहरण दें, टाइम मैगजीन में 2019 में छपा ये लेख देखिए। ये लेख कहता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसे यूनाइट किया है, यानी एकजुट किया है, जैसे पिछले कई दशकों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा का बिगुल यदि किसी ने फूका है
तो राहुल गांधी। राहुल गांधी के समर्थकों की माने तो नरेंद्र मोदी भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और यदि कोई भारत को जोड़ सकता है तो वो राहुल गांधी है ना विपरीत बातें। लेकिन कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ उसको। एनडीटीवी पर इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यदि उनको तीसरी टर्म के लिए पीएम चुना जाता है तो ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो दूसरी ओर आज नहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले द गार्जियन में कोई लेख लिख रहा था। क्या लिख रहा था सुनिए। यदि पीएम मोदी को 5 वर्ष और मिलते हैं तो इंडिया अंधेरे में चला जाएगा। और मैं कई महीने पहले घूमता आईना पर अपने एक और प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इंडिया के लिए बड़ी बात तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमी बनना नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए बड़ी बात यह है कि वो 80 करोड़ जो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं या जिनको हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, वहां से तो बाहर निकले। देखिए मेरी स्टोरी का लिंक। और मैंगलोर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कहते दिखाई देते हैं कि यदि मोदी 2024 के चुनाव में लौट कर आते हैं, भारत में डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी। अब आप बताइए किस विचार को सही समझेंगे, किसको गलत। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति आज एक विचारधारा पेश करता नजर आता है और कल दूसरी। सिलेंडर के रेट में 5 रुपए की वृद्धि होती थी तो स्मृति ईरानी सड़क पर नजर आती थी। यदि आपकी याददाश्त अच्छी है तो आपको वे दिन याद होंगे जब सुषमा स्वराज जैसे लीडर भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के खिलाफ अभियान चलाया करते थे। आज सिलेंडर के रेट में 50 रुपए बढ़ जाए तो भी उसको कम वृद्धि बताया जाता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज हर स्टेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की होड़ में लगा दिखाई देता है, सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी। आप बताइए, राहुल गांधी के करीबी समझे जाने वाले मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा सीएम कैंडिडेट के रूप में पेश किए गए कमलनाथ यदि बीजेपी में आ जाते हैं तो क्या वही बयानबाजी करेंगे जो तब कर रहे थे जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था? क्या अमित शाह जी नीतीश कुमार को लेकर अपने बयान पर कायम नजर आए जब उन्होंने कहा था कि उनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? हमको आपको समझना होगा कि विभिन्न लोग अपनी समझ से या अपने हित के कारण विभिन्न विचारधाराएं पेश करते हैं और हम अपनी अकल से किसी को सही मान लेते हैं, किसी को गलत। हम खुद जो विचारधारा बनाए हैं उससे अटैचमेंट के कारण या किसी और विचारधारा से डिटैचमेंट के कारण हम अपनी सोच सही और गलत समझते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। मिडिल ईस्ट के किसी देश में पोस्टेड किसी भारतीय डिप्लोमेट की ये कहानी किसी ने मुझे सुनाई थी, आपको भी सुना देता हूं। हुआ ये कि विभिन्न भारतीय डिप्लोमेट्स को निर्देश पहुंचे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि भारत सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे प्रोग्राम्स का प्रसार अपने अपने देश में करें। एक भारतीय डिप्लोमेट ने एक मीटिंग में, जिसमें आसपास के कई देशों के एम्बेसडर्स मौजूद थे, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बड़े गर्व से बताया कि भारत में 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में सरकार द्वारा राशन दिया जा रहा है। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भारत सरकार अपने नागरिकों का कितना ख्याल रखती है। एक छोटे से देश से संबंधित डिप्लोमेट खड़ी हुई और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि भारत में गरीबी इस कदर है कि 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। देखा आपने क्या कहा और क्या समझा। अब बताइए, बातें तो दोनों सच्ची हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैं पहले के वीडियोस में कहता आ रहा हूं, आज के टेक्नोलॉजी के युद्ध में सारे हमले हमारी सोच पर होते हैं कि हमारी अकल पर ताले लगाकर क्या परोसा जाए, और हम समझ रहे होते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी विचारधारा में घिरे वही सुनना और सही समझना चाहते हैं जो हमारा मस्तिष्क पहले से मान चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मस्तिष्क पर अटैक हो रहा होता है और हम समझ भी नहीं पाते कि कोई हमारे मस्तिष्क से खेल रहा है, उसमें वही डाल रहा है जो वो चाहता है कि हम सोचें और समझें। अपने को अक्लमंद समझते हुए भी हम अपनी अकल को किनारे रख देते हैं। इस टॉपिक पर मेरी ये पुरानी वीडियो ना देखी हो तो अवश्य देख लीजिएगा। एक आखिरी उदाहरण, वेदों के अनेक अनुवाद ऐसे हैं जिनके अनुसार देवताओं का क्रिएशन इस सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था और वो सारी सृष्टि को सही मार्ग दिखाने, हिदायत देने और वरदान आदि देने के जिम्मेदार है। लेकिन वेदों के कुछ अनुवाद ऐसे भी हैं जिनके अनुसार देवता कुछ नहीं होते। यदि वेदों में देवताओं का वर्णन है तो ये केवल एक खुदा की विभिन्न शक्तियों का वर्णन है। मुसलमान क्योंकि एक खुदा को मानते हैं, इसलिए इस दूसरे अनुवाद को एकदम सही मान लेते हैं। अब बताइए, क्या दोनों अनुवाद सही हो सकते हैं? एक कहता है कि देवता है और बहुत शक्तिशाली है,
और एक कहता है कि देवता नहीं होते। कुछ लोग इसको भी सच मान रहे हैं, कुछ उसको भी। सच तो एक ही होगा, या तो दोनों में से एक समझ सही है और दूसरी गलत, और या दोनों ही समझ गलत है और हम इसको या उसको सही समझे बैठे हैं। सच हो सकता है कुछ और हो। ऐसे ही मुसलमानों का उदाहरण देते हैं। सुन्नी, शिया, बरेलवी, वहाबी, देवबंदी और कितने ही सेक्ट्स में मुसलमान बटे। सब मानते हैं कि वो पैगंबर की शिक्षा का सही अनुसरण कर रहे हैं। सब अपने को सही मार्ग पर और दूसरे को उस मार्ग से विचलित समझते हैं। लेकिन पैगंबर ने तो एक ही शिक्षा दी थी ना। फिर इतनी विपरीत विचारधाराएं कैसे बनकर आ गई जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। हम जिस विचारधारा को मानते हुए बड़े हुए, अधिकतर उसी को सही मानते हैं और उससे विपरीत हर विचारधारा को गलत। गीता कहती है कि अपने को अटैचमेंट और डिटैचमेंट से ऊपर निकलकर सत्य की परख करो, अक्ल को लगाओ, तब तुम विजडम पाओगे। हम पहले से बने अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स में गिरे हैं और हर समझ को उस कसौटी पर ही तौलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हम सत्य को समझने और पाने की कोशिश यदि कर भी रहे होते तो भी सत्य की समझ से दूर खड़े नजर आते। आइए अंत में ट्रेन की कहानी सुनाते हैं, जिसमें चढ़ने वाले जय श्री राम के नारे लगाते हुए ट्रेन में चढ़े। लेकिन फिर क्या हुआ, सुनिए। यहां भी यही कहानी देखने को मिली कि कैसे जरा सी बात पर लोगों का मुंह भंग हो गया। बात है दिल्ली से अयोध्या के लिए चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की तरक्की को दर्शाती ये ट्रेन 6:10 पर दिल्ली से चलती है और करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती हुई केवल 2 स्टेशनों पर रुकती है और 2:30 बजे रामलल्ला के दर्शन हेतु निकले यात्रियों को अयोध्या पहुंचा देती है। क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन से कुछ ही दिन पहले इस नई नवेली ट्रेन का चलना प्रारंभ हुआ, इसलिए अनेक श्रद्धालु इस ट्रेन को रामलल्ला से जोड़कर देखते हैं। अयोध्या में वैसे भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिल्ली और एनसीआर के अनेक श्रद्धालु इसी ट्रेन से अयोध्या जा रहे हैं। ऐसा हुआ भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी तो सारे प्लेटफॉर्म पर सुबह सवेरे जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सब अयोध्या में मंदिर बनने के बाद पहली बार दर्शन के लिए जा रहे थे। फिर सबने ट्रेन में अपनी अपनी सीटों पर बैठना प्रारंभ कर दिया। 6:10 पर इधर ट्रेन चली, उधर एक बार फिर सारे कोचेस में जय श्री राम के नारे एक बार फिर गूंजे। श्रद्धालु खुश थे कि बड़ा किराया खर्च करके सही रामलल्ला के दर्शन को जा रहे थे। कोई राम राम का जाप कर रहा था तो कोई रामायण लिए किसी को उसके कुछ हिस्से समझाने में लगा था। एक महिला ने तो राम की वंदना करता गीत गाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे राममय वातावरण में भला किसी को क्यों अच्छा नहीं लगता। लेकिन शीघ्र ही मोह भंग होने वाला था। मामला तब बिगड़ गया जब सुबह का नाश्ता सर्व हुआ। यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कोई कह रहा था कि रोटियां कच्ची है, कोई कह रहा था कि दही खट्टा है और कोई कह रहा था कि सब्जी में पानी के सिवा कुछ नहीं। हम ब्लर फोटो दिखा रहे हैं क्योंकि अनेक यात्री नहीं चाहते कि उनकी फोटो दिखाई जाए, लेकिन नाराज तो सभी थे। सर जी, आप कैटरिंग इंतजार जाएंगे क्या? ये पराठा देखिए आप आइए जरा। आ चुके हैं बच्चे। ये क्या सर्विस, क्या चीज प्रोवाइड कर आपको रहे हैं आप इनको लोग? खिलाओ ना, बिठा के खिलाओ इनको सर। आप एक बार खा के दिखाओ कि इसमें है क्या। ये लीजिए, इसको प्लीज खोलिएगा। आप खोलिए, क्या है इसके अंदर, क्या बोलिए, क्या सर? इतना कह दीजिए कि नोएडा से आता है, इतना खा के दिखाइए क्या है ये। क्वालिटी क्या है, सब्जी के नाम पे क्या है, इसमें ढूंढ लो। कच्चे आलू पूरी सब्जी है, पूरी ये फ्रेश खोल ली है। ये लो, ये लो। क्या खाएगा इससे आदमी? आप इस चीज को देखिए। मतलब आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, कंपनी द बेस्ट ट्रेन ऑफ आवर इंडिया। मतलब किसी भी टेबल के अंदर कुछ भी तो नहीं है यार। बिल्कुल कच्चा पड़ा है। बना वीडियो तुम जहाँ के वहाँ लोड कर दे, कहो तो भैया मेरे को दिक्कत नहीं है। सब्जी आलू एक ढेले का कुछ सामान नहीं है। किसी रोटी के अंदर कोई खा नहीं सकता इसे। लेबर क्लास आदमी नहीं खा सकता इसे। आपके उनसे पूछ रहे हो, चार्ज कर रहे हो और ये दे रहे हो। हाँ बोले आप 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों से किसी एक सेटिस्फेक्शन लेके दिखा दो। बोले आप दिखाएं। ये देखिए, ये सब्जी के नाम पे पानी। देखिए जरा, ये आलू की सब्जी है, इसके नाम पे पानी है। पानी है ये। दूध में दही नहीं है, पानी की दिखाओ, पानी की बनाओ। भैया इसमें ना जब पानी खत्म हो गया तो ये 4 आलू हाँ जी, निकले। जो हलवाई है बिल्कुल थर्ड क्लास है ये।
इसको सब्जी बनाने आती नहीं है, नमक मिर्च का संतुलन नहीं किसी प्रकार का ये। कच्चा अंदर से जिसको दी कच्चा है ना बेकार आदमी है। हाँ खाना सर्व करने वाली टीम की तो आफत ही आ गई। जनता ने टीटीई को खोजना शुरू किया। मेरी किस्मत कि उस दिन मैं काला कोट पहने घर से निकला था। अनेक ने अपना दुखड़ा मुझे ही सुना डाला। इतना किराया इसलिए दिया है कि ये खाने को दिया जाए, ये तो शताब्दी से भी बदतर खाना है। फिर उन्हें पता चला कि मैं टीटीई नहीं हूं, तो मैनेजर की खोज प्रारंभ हुई। मैनेजर भी करे तो क्या करे, खाना सप्लाई करना तो IRCTC की जिम्मेदारी है। उसने कुछ फोन घुमाए, कोई कह रहा था कि चाय ही दे दो कि खाना जो खाया है गले से नीचे उतरे। रोचक बात यह है कि ये सब मेरे कोच में नहीं हुआ, बल्कि बराबर वाले कोच में हुआ। मैं बराबर वाले कोच में क्यों गया था, ये भी सुन लीजिए। वेटर ने मेरे सामने मेरे बराबर वाले आगे पीछे सबको नाश्ता दिया, मुझे नहीं दिया। मैं समझा भूल गया। मैंने उससे कहा कि मुझे क्यों नहीं दिया। उसने कहा कि आपके टिकट के साथ खाने का ऑर्डर बुक हुआ ही नहीं है। मेरा ईगो हर्ट होना लाजमी था। सारा कोच नाश्ता करने में लगा था और मैंने पैसे बचाने के लिए ऑर्डर ही नहीं किया। मैंने टिकट देखा, उस पर लिखा था वेज फूड। मैंने वेटर से कहा कि मेरे टिकट पर तो वेज फूड लिखा है। वेटर ने टक्का सा जवाब दे दिया, आप टीटीई से बात कीजिए, हमारे हिसाब से तो आपने फूड ऑर्डर नहीं किया। अब मेरे लिए टीटीई को ढूंढने निकलना मजबूरी थी। टीटीई मिला भी तो 2 को छोड़कर। उसने देखा तो पाया कि मैंने फूड ऑर्डर किया हुआ था और वो भी वेज फूड। उसने अपना नंबर दिया कि वेटर से मेरी बात करा दीजिएगा। वापसी के मार्ग पर था तो कोच में बैठे श्रद्धालु मेरे काले कोट के कारण मुझे ही टीटीई समझने लगे। जब मैंने अपनी विपदा बताई तो एक तो बोले कि आप बड़े लकी हो कि आपको ऐसा खाना खाने को नहीं मिला। सुबह बिस्कुट दिए चाय के अंदर, बिल्कुल सड़े हुए बिस्कुट कि साला उबकाई आ जाए, उल्टी आ जाए उनको खा गए। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ढेले की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सर जो भी देखो, आप इंसान की तरह बात देखो, आप एक हमारे जैसे इंसान हैं। आप एक फ्रेश पैकेट मंगाइए, एक ट्रे मंगाइए, खोलिए और खा के बता दीजिए। अगर आप खा सकेंगे ना तो हम जो कहेंगे मान जाएंगे आपको। आप खुद खाइए, अगर आपको लगे कि खाने लायक कुछ इसके अंदर है फिर बताइए हमारे को। ये जितने 100 आदमी बैठे हैं, 100 में से किसी एक का सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो, साला हम अभी कहना बंद कर दें। इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई है, मोदी के नाम पे आए हैं। सब्जी के नाम पे सब्जी नहीं है, कटलेट के नाम पे साले सूखे सड़े कटलेट है। भैया लंच हमें ऐसा नहीं चाहिए। वापस बिल्कुल ले जाना, हमें नहीं चाहिए। और हम लोग हम लोग ये कंप्लेंट में फेसबुक पे डालेंगे। 139 नंबर कौन सा है? 139 कुछ नहीं है, ये सब साले सॉल्यूशन क्या निकाल लो? अगर यही कच्चा ही आएगा तो उसको क्या करेंगे हम लेके? सर्विस करो, दूसरी सर्विस करवाओगे आप। अगर यही कच्चा आएगा तो उसको क्या करेंगे? अब हम थोड़ी खाएंगे। मुझे तो उसने बोल दिया आपको मिलना नहीं है, आपके टिकट में चढ़ा नहीं है। अभी टीटी से पूछ के आया तो कह रहा है। तो बताइए, वहाँ जो सर्विस कर रहा है उस वाले, मेरे कोच उधर वाला है शिवन। सर नहीं खाना भाई साहब, आप बच गए आप तो। अच्छा आप लकी है आप तो, और क्या नहीं पैसे आप तो लकी है, आप तो लकी है कि आपको नहीं मिला। मैं तो अपने के चक्कर में गया था उधर देखने। कच्ची रोटी। हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं तो आपसे कंप्लेंट कर रहा कि काला ये गोल्ड मेडल है। हम तो आप ही को पकड़ लेते हैं। ले ली भाई साहब, ले ली। तो मुझसे कह रहा है आपका है ही नहीं, आपका कहीं तो हमने तो कमेंट आपसे करी थी। हाँ आप तो बता रहे थे। भैया चाय पिलवा दो कि गले के नीचे हो जाएगी। मैंने तो वापस अपनी सीट पर बैठकर जो भी खाना मिल रहा था वो लिया भी और खाया भी। हमारे कोच में तो सब श्रद्धालुओं ने शांति से जो दिया गया था वो खाया था। बराबर वाले कोच में 1-2 नहीं, अनेक यात्री खाना खराब होने का शोर मचाए थे। खाना तो एक ही सर्व हुआ था, यहाँ भी और वहाँ भी। हुआ ये कि यहाँ सबने शांति से खाना खा लिया, वहाँ 1-2 बोले होंगे, फिर पूरा ही कोच बोलने लगा। सारी श्रद्धा भी कुछ समय के लिए खराब खाने के आगे फीकी पड़ गई। समझे आप? कुछ लोगों को मेरी स्टोरी बड़े अच्छे से समझ आएगी, अनेक को समझ ही नहीं आएगी। यही तो मेरी आज की स्टोरी है।